नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 3, जिसमें कि आपके 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा हो। तो चलिए अब आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अरुण कृष्णन, दूसरा दिया गया एमएस स्वामीनाथन, फिर वर्गीस कुरियन और लास्ट में आपको दिया है सैम पित्रोदा। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। आसान है लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हरित क्रांति के जनक की बात हो रही है, तो आपको पता होगा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं। तो पहले का बी आपका सही उत्तर है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। 2018 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार है वो साइंस के फील्ड में मिला है या कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड में मिला, एग्रीकल्चर दिया था, कृषि उसमें दिया था, जो कि गलत था। नोबेल पुरस्कार कृषि उसमें नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और नॉर्मन बोरलॉग जो थे उनको जो नोबेल पुरस्कार था वो पीस में मिला था, शांति में मिला था, ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए पहले का बी आपका सही उत्तर है। अब इसी प्रश्न से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जल्दी से रैपिड रिवीजन करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में पहली हरित क्रांति अवधि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर किसको जाना जाता है? 1966 से 1969 के फेज को हम क्या मानते हैं? पहली हरित क्रांति की अवधि। दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति डैश के लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत थी, ठीक है। तो किसकी HYV की बात की थी? हाई यील्ड वैरायटीज की हमने किसकी बात की थी? यील्डिंग वैरायटीज की। तो गेहूं के लिए बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है? गोल्ड क्रांति आपकी आलू से रिलेटेड है। फिर देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति किस चीज से रिलेटेड है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो कॉटन से, कपास के उत्पादन से रिलेटेड है। ये सब हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में रजत क्रांति के जननी के रूप में इंदिरा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्गीस कुरियन की बात की जा रही है, तो इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की कहा जाता है भारत में, मतलब दूध की क्रांति से रिलेटेड, ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। चलिए छठवां देखते हैं, हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो हरित क्रांति के लिए जो सबसे पहला स्टेट आपका चुना गया था वो था पंजाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्याज, दवाओं और फार्मास्यूटिकल झींगा का उत्पादन सभी डैश क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो गुलाबी क्रांति से। तो गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये याद रखिएगा, इसमें प्याज का उत्पादन की बात करें हम, चाहे झींगा के उत्पादन की बात करें या फार्मास्यूटिकल की बात करें। चलिए अब हरित क्रांति देखते हैं। हरित क्रांति आपके किस चीज से रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। और हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है भारत में? एमएस स्वामीनाथन को, ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करें, जिसको कि हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दूध उत्पादन से रिलेटेड है। और इसके फादर किसको बोला जाता है? वर्गीस कुरियन को, ठीक है। नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली से रिलेटेड है और इसके
फादर किसको बोला जाता है? अरुण कृष्णन को, याद रखिएगा, और हीलालाल चौधरी को। रजत क्रांति की बात करें तो अभी हमने देखा रजत क्रांति जो है वो अंडे से रिलेटेड है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, ठीक है, झींगा से रिलेटेड है और प्याज से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सदाबहार क्रांति की अगर हम बात करें तो ये भी आपके कृषि से ही रिलेटेड है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसके भी फादर कौन है? एम एस स्वामीनाथन ही है। काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सिल्वर क्रांति हमने आपको बताया, सिल्वर फाइबर क्रांति की जब हम बात करें, यहाँ पे फाइबर टर्म लग रहा है तो वो आपके कपास से रिलेटेड है। गोल्ड क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू से रिलेटेड है। इतने प्रश्नों को हमने देखा और इतनी चीजें हमने रिवाइज की जल्दी जल्दी। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं व ज्वार, चावल व ज्वार, ठीक है, गेहूं और चावल या ज्वार और कपास। तो आपको अभी हमने डिस्कस किया है, गेहूं तो आपको पता है, तो इस पे फोकस किया गया था, गेहूं और चावल पे। तो सेकंड का आपका सही उत्तर क्या है? सी सही उत्तर है, ठीक है। ये देखिए भारत में 1966 से ये 67-68 तक चली में नई कृषि में उन्नत किस्मों के बीज को अपनाया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिसको कि हम कहते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए हरित क्रांति के सूत्रपात का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये कृषि वैज्ञानिक है लेकिन इनको याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार शांति में मिला था, पीस में मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक मैंने आपको बताया है कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा और इसके बाद धान तथा गन्ना का उत्पादन हरित क्रांति के फलस्वरूप बढ़ा। तो चीजें डिस्कस कर ली गई। अब इससे ज्यादा मतलब और प्रश्न तो नहीं बनना चाहिए, जितने पॉसिबल प्रश्न थे वो मैंने सारे आपको इस टॉपिक से बता दिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये भी एक आसान प्रश्न है। जो ऋग्वेद में निहित है गायत्री मंत्र वो किसको समर्पित है? अग्नि को, मारुति को, इंद्र को या फिर सावित्री को? तो ये आपको समर्पित है सावित्री को, ठीक है। लोग कहते हैं ना सूर्य जी को जल चढ़ाओ और जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपको पता है सूर्य जो है वो आकाश के देवता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित है गायत्री मंत्र, ठीक है, जो कि सावित्री या सविता देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल है। ये चीज याद रखिएगा। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो ये भी एक आसान प्रश्न है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्नों को डिस्कस किया है वो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो क्लास में फिर आपसे एक चीज कहूंगी कि प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपकी परीक्षा के लिए अभी भी इम्पोर्टेंट होंगे, बस थोड़ा पूछने के तरीके में अब बदलाव आ रहा है। जो पहले डायरेक्ट प्रश्न बनता था वो अब डायरेक्ट ना बन के स्टेटमेंट के फॉर्म में बन रहा है। तो इसीलिए हम क्लास में भी क्या करते हैं, प्रश्नों का उत्तर तो आपको दे देते हैं लेकिन उसी प्रश्न से और कितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी किसके दरबारी कवि आपके हरिसेन थे? तो यहाँ पे लिखा है इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो आप सभी को पता है समुद्रगुप्त। तो फोर्थ का बी आपका सही उत्तर है। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चौथी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो हरिसेन द्वारा, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। चलिए फिफ्थ प्रश्न को हम देखते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे अशोक के कुछ शिलालेख दिए गए हैं जैसे सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली या फिर इनमें से कोई नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम अशोक के सारनाथ स्तंभ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका सारनाथ में है और इसे ही हमने क्या स्टेट
नेशनल एम्बलम के रूप में लिया है, स्टेट नहीं नेशनल एम्बलम के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर सहबाज गढ़ी की हम बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज नहीं किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। सहबाज गढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो कि अभी कहां पर है, पाकिस्तान में आता है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला अभिलेख की अगर हम बात करेंगे तो ये आरमेक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और शेरकुना की अगर हम शेरकुना की हम बात करेंगे, जिसको कि कांधार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ये यूनानी एवं आरमेक लिपि में लिखा गया है। लघमान अभिलेख भी आपका आरमेक लिपि में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो ये तो आप सभी को पता है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। औरंगजेब शराब को नहीं छूता था। आगे बढ़ते हैं, और औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा है तो याद रखिएगा। सेवेंथ को देखते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? यहाँ पे दिया गया पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम क्षितिज ऊर्जा कह रहे हैं, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, फिर रासायनिक ऊर्जा, और फिर आपको दिया गया वायु ऊर्जा। देखिए क्लास, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, ठीक है, मोशन में हो, तो उसमें जो उस समय ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब वो रेस्ट में आता है तो उसमें पोटेंशियल ऊर्जा होती है। यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि माचिस की डिब्बी की सतह पे जब हम टकराते हैं तो उसमें जो लौ उठती है, प्रज्वलित होती है, वो आपकी केमिकल एनर्जी की वजह से होती है। इसमें विंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी वो नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सेवेंथ का सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज याद रखिए कि माचिस की जो तीली होती है ना, उस पे जो पदार्थ लगा रहता है, मटेरियल, वो आपका होता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो लाल, उसको लाल फॉस्फेट कहते हैं, जो उसके डिब्बे पे लगा रहता है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है, यहाँ पे लिखा भी गया है, पोटेशियम क्लोराइड जो है तो तीली पे लगा रहता है, और माचिस के डिब्बे पर लगे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लाल फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए आठवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूं, चावल, तिलहन या फिर कपास? इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो कपास है उसको हम क्या कहते हैं? उसको, ये आपका कहाँ उगता है? ये मेनली आपका जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं वहां पर उगता है। जो ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, द महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पर कॉटन उगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा लेकिन उगाया नहीं जाता है। क्या लिखा है? वाइडली, ठीक है, व्यापक रूप से उगाया नहीं जाता है कपास। ठीक है, गेहूं, चावल, तिलहन हमें उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8th का डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 9th प्रश्न को हम देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो कितनी? 62.73, 67.73, 72.73 या फिर 77.73? तो कितने प्रतिशत आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर जो है वो आपका है 77.73। ठीक है, 9th का डी आपका सही उत्तर है। सेंसस का प्रश्न है, देख लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.73% लोग जो हैं वो ग्रामीण में निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, नंबर इतना नहीं पूछेगा, बस आप परसेंटेज में याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। बेराइट तथा एडाल्यूसाइट, ठीक है, एडालूसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बेराइट और एडाल्यूसाइड जो है वो ललितपुर में, प्रयागराज में, सोनभद्र में या फिर मऊ में? कहां पर मिलता है? ये सोनभद्र में मिलता है। तो 10th का सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है या विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला बुंदेलखंडी क्षेत्रों
हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में, 1983 में, 1986 में कि 1987 में? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बताइए? 1983 आपका सही उत्तर होगा। तो 11वें का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एवं स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। ठीक है, आपको मैंने फिर से बताया, जब भी हम वैकल्पिक ऊर्जा की बात करेंगे, हम ऊर्जा की बात करेंगे तो हम नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपका क्या होगा? कोयला, पेट्रोलियम, जो भी फॉसिल फ्यूल से हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिनको कि हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जिनको कि हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सूर्य, विंड, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 24 जनवरी? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 24 जनवरी। 12th का डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए हम क्या प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते। 13 प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, थारू, भोटिया, बहरिया? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपको तराई रीजन में देखने को मिलेगी। तराई बेल्ट अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये आपका जो रीजन उत्तराखंड के साथ, नेपाल बॉर्डर के साथ आपका है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, नॉर्थ में, तो वो रीजन आपका क्या कहलाता है? वो आपका तराई रीजन कहलाता है और यहाँ पर आपके थारू जनजाति मिलती है। आगे देखते हैं क्लास, बी आपका सही उत्तर है। थारू जो है तराई रीजन में आपको मिलती है। भोटिया जनजाति की बात करें, भूटिया बोटिया, तो ये उत्तराखंड यूपी वाले बॉर्डर में। ठीक है, जौनसारी रीजन में आपको जौनसारी मिलती है, जौनसार रीजन में। ठीक है, राज्य की बात करें सोनभद्र में बुक्सा तराई रीजन में। कोण की बात करें सोनभद्र रीजन में। अगरिया जो है वो भी सोनभद्र में। कोरवा मिर्जापुर रीजन में। बैगा चित्रकूट रीजन में। गोंड जो है वो सोनभद्र रीजन में। कोल चित्रकूट में और खरवार सोनभद्र में। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो ये आर्टिकल 15 में बोला गया, 16 में बोला गया, 17 में बोला गया कि 18 में? तो ये तो आपका एक डायरेक्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, 14 का डी आपका सही उत्तर है। देखिए अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 18 के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकता है, टाइटल दे सकता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात कही गई है ना आर्टिकल 18 में, लेकिन ये चीज याद रखिएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया और इसके अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान है। ठीक है, उसमें एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स नहीं लगता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम 15 की बात करें तो इसमें राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उस पर प्रतिबंध लगा है। ठीक है, अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और 17 में आपको पता है एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये इसके एबॉल्यूशन की बात की गई है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। चलिए 15 को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो धौलाधर पर्वतमाला,
महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल या फिर शिवालिक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? पीर पंजाल। 15th का सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है सबसे पहले कैराकोरम रेंज होती है, फिर लद्दाख होती है, फिर जास्कर होती है, इधर आपको पीर पंजाल रेंज दिख रहा है, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, लघु हिमालय की बात की गई है या मध्य हिमालय जिसको कि हम कहते हैं महान हिमालय। लघु या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर रूप से फैला हुआ है। अगर आप देख लो इधर तो यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालयन रेंज दिख रही है ना, फिर इधर आपके लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिल्स जो है इसके नॉर्थ पे, यही चीज बताया जा रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कि साउथ पे 23.5 डिग्री, या फिर आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 21 जून की बात की गई है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है वो जो सन है वो आपका डायरेक्टली शाइन करता है, ये चीज याद रखिएगा। 18 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? अकबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के या फिर समुद्रगुप्त के? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है कि फर्स्ट इंडियन करेंसी रुपी वॉज प्रिंटेड ड्यूरिंग शेरशाह सूरी। ठीक है, 18th का आपका सी सही उत्तर है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत की मुद्रा रुपया प्रथम बार जारी किया गया था, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। शेरशाह ने चांदी के रुपया नामक सिक्का जारी किया था। इसका वजन 180 ग्रेन तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था अपने शासनकाल में। चलिए 19 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? बताइए, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर उपनिषद? तो ज्ञान के प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज पे कौन इंफेसिस करता है? उपनिषद। 19th का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20th प्रश्न को देखते हैं। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा डैश थी? कौन सी थी? मलयालम थी, तमिल थी, संस्कृत थी कि फारसी थी? तो 20वें का जो सही उत्तर है वो है ए, मलयालम थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 21st प्रश्न देखते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने टाइम जोन में विश्व को डिवाइड किया गया है वर्ल्ड को? 12 में, 30 में, 24 में। यहाँ पे 24 सही उत्तर है। क्लास अभी के जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, तो उसमें इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको दूंगी। ठीक है, 22nd प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है बताइए? राज के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को या फिर मूल अधिकार को? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रियम्बल को। ठीक है, तो 22nd का आपका सही उत्तर जो है वो सी है। 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है? गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल या फिर असम? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोवा। 23rd का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? Which Indian president participated in the Irish War of Independence and also went to jail for it? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो 24वें का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 25th प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1977, 1975, 1980 या फिर 1965? 1977 में। 26 प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों को उनकी नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम की ओर रखिए। तो सबसे पहले झांसी दिया है, वाराणसी दिया है, आगरा दिया है और मेरठ दिया है। और आपका सही उत्तर जो है वो है सबसे पहले मेरठ होगा, फिर आगरा होगा, फिर बनारस होगा, फिर उसके बाद झांसी होगा। तो 4, 3, 2, 1 देख लीजिए। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.3% है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के शीर्ष
नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो नगर हैं आपके, सबसे पहले गाजियाबाद आता है, फिर लखनऊ आता है, फिर कानपुर नगर आता है, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, बनारस और झांसी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 27, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? टोपेटोमीटर या फिर यूडियोमीटर, बैरोमीटर या फिर पेरिस्कोप। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है पैथोमीटर। 27 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 28 देखते हैं। हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है कितनी? 8 से 9, 8 से 9, 6 से 7, 7 से 7.8 या फिर 6 से 6.8। तो यहां पर हमारा बॉडी जो है वो किस पीएच रेंज में काम करता है? 7 to 7.8। 28 का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 29, विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है। तो किसमें प्रेजेंट नहीं होता है विटामिन B12? बोला जाता है जो वेजिटेरियंस होते हैं ज्यादातर उनको विटामिन B12 की कमी होती है क्योंकि वो मीट नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो विटामिन B12 किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? फिशरी प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में या फिर आपके पोल्ट्री प्रोडक्ट में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें विटामिन B12 नहीं प्रेजेंट होता और वेजिटेरियंस ज्यादातर उनको B12 की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर उड़ीसा में? तो राजा परवा जो है वो आपका एक फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानसून के आरंभ, तो डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 31, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, इल्तुतमिश ने या फिर कुतुब अल दीन बेग ने। ठीक है, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 31 का डी आपका सही उत्तर है। आज के क्लास में प्रश्न बहुत आसान है, मुझे लग रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे प्रश्न थे। झारखंड में खेती का आदिम रूप कहलाता है क्या? कुरवा, खील, वलेरे या फिर कुमारी? तो जब हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तो झारखंड में उसको क्या कहते हैं? उसको कुरवा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 32 का ए आपका सही उत्तर है। खील हिमालय पर्वत में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। वेलेरे कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुंवारी कहते हैं पश्चिमी घाट में। और पोडू आंध्र प्रदेश में। 33 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया? आपको पता है दांडी मार्च जब हुई गांधी जी द्वारा, तो वहां पर जब गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाया तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया गया। और यह आपका खत्म कब होता है? 1934 में। बीच में जब गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो उस समय पॉज लगता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो इरविन कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे थोड़ा सा रोक लगाइए गांधी जी और चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब वहां से आते हैं तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वापस आते हैं तो यहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और 1932 में ही आपका एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। तो 33 का सी आपका सही उत्तर है। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर का तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो खिलजी, तुगलक, गुलाम या फिर सैयद? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है तुगलक। तो 34 का बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1999 में, 1991 में, 1993 में कि 1998 में? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1998 में आया था। 35 का डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज के सेशन में तो बहुत ही आसान प्रश्न थे, आप लोगों को भी बहुत आसान लगे होंगे, लेकिन आने वाले टेस्ट में हम लोग क्वेश्चंस के थोड़ा और डिफिकल्ट बनाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर किसी भी तरीके का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो भी जरूर बताइए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।